मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि जेम्स अपनी गर्लफ्रेंड आयरिस को सरप्राइज देने के लिए कार में कहीं ले जा रहा था। आयरिस की आंखों पर पट्टी बंधी थी। उत्साह से भरी इस यात्रा में आयरिस बार बार पूछ रही थी, बताओ ना, हम कहाँ जा रहे हैं जेम्स? बस मुस्कुराकर कहता है, जरा सब्र रखो। आखिरकार कार रुकी। जेम्स ने आयरिस को कार से बाहर निकाला और धीरे से उसकी आंखों की पट्टी हटाई। सामने थी शानदार चमचमाती स्काई व्यू टावर, जिसका उद्घाटन आज ही हो रहा था। आयरिस की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वो खुशी से झूम उठी, लेकिन जैसे ही उसने टावर के ऊपर एक नजर डाली, डर के मारे कांप उठी। उसे अंदर ही अंदर एहसास होने लगा कि आज यहाँ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। एंट्रेंस पर जाते ही उनका फोटो खींचकर स्वागत किया गया। वे टॉप फ्लोर पर जाने के लिए लिफ्ट में चढ़े, जो 8 लोगों की सीमा के बावजूद जरूरत से ज्यादा भरी थी। अब आरिस को एहसास होने लगा कि ये लिफ्ट बीच में ही टूट जाएगी और वे सारे मारे जाएंगे। यहां तक कि वो एक बच्चे के लिफ्ट में कूदने से भी डर रही थी। मगर लिफ्ट नहीं टूटा और वे टॉप फ्लोर पर पहुंचे, जहां से नीचे का नजारा वाकई लाजवाब था। चारों तरफ रौनक थी, लोग दिल खोलकर आनंद ले रहे थे। तभी एक शराब की बोतल का ढक्कन उड़कर झूमर से टकरा गया, जिससे झूमर का एक नुकीला हिस्सा टूटकर कांच की जमीन पर गिरा और उसमें दरार आ गई। लेकिन इस बात से अनजान भीड़ उस जमीन पर मस्ती में उछल कूद रही थी। इसी बीच जेम्स आरिस को ताजी हवा में बाहर ले गया और घुटनों पर बैठकर उसे प्रस्ताव दिया। दरअसल यह पूरा योजना उसने इस खास पल के लिए ही बनाया था। तब आरिस अपनी गर्भावस्था का बताकर इस पल में 4 चांद लगा देती है। यहीं पर एक लड़का सिक्कों को एक एक करके नीचे फेंक रहा था। सुरक्षाकर्मी उसे ऐसा करने से मना किया, लेकिन वो लड़का नहीं माना। आखिरकार उसका फेंका हुआ एक सिक्का हवा के दबाव में आकर हवा निकासी पंखे में जाकर अटक गया, जिस कारण पंखे का पत्ता रुक गया। इधर जेम्स और आरिस सगाई करने के बाद दिल खोलकर नृत्य करने लगे थे। तभी अचानक आयरिस को एक भयानक दृश्य दिखने लगा। वह देखती है कि मीनार की एक पट्टी से कील निकल रहे हैं। अगले ही पल कांच की जमीन टूट जाती है और दर्जनों लोग नीचे गिरकर अपनी जान गंवा बैठते हैं। जेम्स किसी तरह एक कांच के टुकड़े को पकड़कर लटक जाता है। इससे पहले कि आयरिस कुछ कर पाती, जेम्स भी नीचे गिरकर मारा जाता है। ये सब देख मीनार में अफरा तफरी मच जाती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए बेतहाशा इधर उधर भागने लगते हैं। तभी एक औरत सुरक्षित स्थान से जा टकराई, जिससे उसको आग लग गई। उधर हवा निकासी पंखे के रुकने से वो पूरा क्षेत्र गर्म हो चुका था। आग के संपर्क में आते ही एक जोरदार विस्फोट हुआ, जिसके प्रभाव में काफी सारे लोग मारे गए। आयरिस किसी तरह बचकर ऊपर जाने वाली डिब्बा में जाने के लिए भागी, लेकिन लोग उसे धक्का मार मार कर डिब्बा में घुसने नहीं दिए। एक पल में डिब्बा भीड़ से पूरी तरह भर गया। बाहर इतना ज्यादा जोर पड़ा कि डिब्बा का एक भारी हिस्सा टूटकर एक आदमी पर गिर पड़ा, जिससे उसका शरीर बुरी तरह कुचल गया। बेतहाशा भीड़ सीढ़ियों पर उमड़ पड़ी तो अत्यधिक भार के चलते वो भी टूट गया। आयरिस सबसे पीछे थी, इसलिए वो बाल बाल बच गई। लेकिन अगले ही पल मीनार का एक हिस्सा टूटकर एक तरफ झुकने लगा। काफी सारे लोग फिसलकर खिड़की के पास इकट्ठा हो गए। वहीं आयरिस किसी तरह रेंग कर ऊपर चढ़ गई और अपने पीछे वाली औरत को बचाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तब तक वह औरत भी नीचे फिसल गई। इसी बीच उनकी नजर सुरवाद्य पर पड़ी, जो आधा हवा में लटक रहा था और किसी तरह संतुलन बनाए हुए था। खिड़की पर मौजूद सभी लोगों की जान गले में अटकी हुई थी, क्योंकि अगर वो गिरा तो उनका अंत निश्चित था। तभी वो सिक्का सुरवाद्य पर जा गिरा, जिससे सुरवाद्य तेजी से उनकी ओर फिसला और खिड़की तोड़ते हुए बाहर निकल गया। उधर वो सिक्का फेंकने वाला लड़का मीनार से बचकर निकल चुका था, लेकिन अगले ही पल सुरवाद्य उसके ऊपर आ गिरा, जिससे उसका शरीर चूर चूर हो गया। फिर मीनार का एक हिस्सा भर भरा कर गिर पड़ा। आरिस किसी तरह बची हुई थी और उसका दिल बहुत तेज गति से धड़क रहा था। तभी उसने वहां एक बच्चे को देखा, जिसकी मां ने मरने से पहले उसको कपाट के अंदर बंद कर दिया था। हालांकि आरिस उस बच्चे के लिए ज्यादा कुछ कर नहीं सकी और मौका रहते उसे लेकर कूद पड़ी। लेकिन तभी पता चला कि उसकी एक उंगली 2 लोहे की छड़ों के बीच फंस चुका था। आरिस के सगाई की अंगूठी उसे कुछ देर तक बचाए रखा, मगर अंततः वे दोनों भी गिरकर समाप्त हो गए। ये सब कुछ एक स्तुति नाम की लड़की कक्षा में पाठ सुनते हुए सपना देख रही थी। अचानक वह डरकर चौंक पड़ी तो पूरी कक्षा उसका मजाक उड़ाने लगी। इन दिनों उसे किसी आरिस नाम की औरत के लगातार स्वप्न आते थे, पर हैरानी की बात यह थी कि उसकी नानी का नाम भी आरिस ही था। लेकिन उसने ना तो अपनी नानी को कभी असल में देखा था और ना ही उनकी कोई तस्वीर देखी ही। तब उसकी सहपाठी ने मजाक में कहा, घर जाओ और इसका कोई हल निकालो, वरना किसी रात मैं ही तुम्हें खत्म कर दूंगी। अगली सुबह स्तुति घर निकल पड़ी। तभी उसे फिर से उस घटना का एक झलक दिखा। घर पहुंचकर उसने इस स्वप्न के बारे में अपने पिता से कुछ भी नहीं कहा, बस चुपचाप अपनी मां की पुरानी पुस्तक खोजने लगी, जिसमें शायद उसकी नानी आयरिस की कोई तस्वीर हो। लेकिन उस पुस्तक के बारे में उसके पिता को कोई जानकारी नहीं थी। इसी बीच उसे उसका छोटा भाई चिराग मिला, जो मामा के घर जा रहा था।
इसी बहाने स्तुति भी चिराग के साथ मामा के घर निकल पड़ी। रास्ते में उसने चिराग को सब कुछ बता दिया कि उसे करीब 2 महीनों से हर रात एक ही डरावना स्वप्न आ रहा है, जिसमें उसकी नानी आरिस दिखाई देती है। इसी वजह से वह ठीक से सो नहीं पा रही, जिसके चलते इस बार उसके अंक भी कम आए हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसकी छात्रवृत्ति भी संकट में पड़ सकती है। लेकिन चिराग ये सब जानकर भी क्या ही कर सकता था। उनके मामा के 3 बच्चे थे, अरुण, बबलू और ज्योति। उनसे मिलने के बाद वो अपनी मामी और मामा से मिली। मामा उसे यहाँ देख काफी खुश हुए। उनसे यहाँ आने की वजह बताई। कहती है कि मैं आपसे आपकी माँ आयरिस के बारे में पूछना चाहती थी। मैं बहुत परेशान हूँ, बार बार एक ही सपना आता है, जिसका नाम था स्काई व्यू। स्काई व्यू का नाम सुनते ही मामा चौंक गए। मामा बोले, ये नाम मैंने अपनी माँ आयरिस से सुना था, लेकिन तुम उनसे दूर रहो, वो मानसिक रूप से ठीक नहीं है। स्टेफनी ने जिद की। तब मामा ने सच बताया। उनके पिता की मृत्यु के बाद आयरिस उन्हें और स्टेफानी की मां को कभी विद्यालय जाने नहीं देती थी। घर में बंद कर डराया करती थी कि अगर उनकी बात नहीं मानी तो सब मर जाएंगे। उनका पागलपन इतना बढ़ गया कि पुलिस को बीच में आकर उसकी मां और मामा जी को उनसे दूर ले जाना पड़ा। लेकिन आयरिस फिर भी उनका पीछा करती रही। बच्चों के जन्म के बाद खौफनाक पत्र भेजे, जिनमें मृत्यु की खबरें और मृतकों की तस्वीरें होती थीं। स्टेफनी पूछती है कि क्या वे पत्र अब भी आपके पास हैं? उसके मामा तुरंत भड़क उठे। कहते हैं कि इतना सब जानकर भी तुम खत मांग रही हो। आरिस से दूर रहो, यही हम सब के लिए बेहतर होगा। जब मामा नहीं माने तो वह अपनी मामा जी के पीछे पड़ गई। आखिरकार मामा जी ने बताया कि आयरियस से जुड़े कुछ दस्तावेज नीचे वाले शयन कक्ष के तिजोरी में रखे हैं। स्टेफनी ने वहां जाकर खोजा तो उसे आयरियस की एक तस्वीर मिली। उसे यकीन हो गया, जो सपना वो बार बार देख रही थी वो किसी और का नहीं, उसकी नानी आयरिस का ही था। यहां से पता लेकर स्टेफनी निकल पड़ी। एक लंबा सुनसान सफर तय करने के बाद वह एकांत में बने उस घर के सामने खड़ी थी, जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था कि चले जाओ, यह निजी संपत्ति है और किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं है। इसके बावजूद स्टेफनी कैमरे में अपनी पहचान बताती है और कहती है कि मैं आपकी बेटी की बेटी हूं, मुझे आपसे मिलकर कुछ सवाल पूछने हैं। इतना जानते ही आयरिस का इरादा बदल जाता है और वह स्टेफनी के मोबाइल चाबी जब्त कर अंदर बुला लेती है। यहाँ पर आयरियस अपनी नातिन को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है, तुम्हें मेरा खत मिला, शायद इसी वजह से तुम यहाँ आई हो। तुम्हारी माँ डार्ली कैसी है? स्टेफनी बताती है कि जब वह 10 साल की थी तभी माँ उन्हें छोड़कर चली गई। मतलब सालों से वे एक दूसरे के साथ नहीं थे। इसके बाद स्टेफनी अपनी नानी को अपने सपने वाली बात बताती है, जिस पर नानी कहती हैं कि जो सपना तुम्हें 2 महीनों से परेशान कर रहा है वो कोई सपना नहीं बल्कि मेरा पूर्वाभास था। दरअसल बरसों पहले उस दिन स्काई व्यू में दुर्घटना होने से पहले ही मुझे भविष्य की एक झलक दिखाई दी थी। अगले ही पल जब सब कुछ वैसा ही दोहराता दिखा तो आयरिस घबरा गई। उसने सबको सतर्क किया कि नृत्य मंच टूटने वाला है और यह भवन गिरने वाली है। मृत्यु ने उन्हें खत्म करने के लिए जो योजना बनाई थी उस पर आयरिस ने पानी फेर दिया। उस दिन आयरिस ने स्काई व्यू में मौजूद सभी लोगों को बचा लिया था, लेकिन मृत्यु इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। स्काई व्यू में जितने भी लोग थे उनकी मृत्यु अलग अलग हादसों में एक एक करके होने लगी। कोई नहीं बचा, यहाँ तक कि आयरिस का प्रेमी भी मारा गया। लेकिन तब तक आयरिस मृत्यु की हर चाल को समझ चुकी थी। उसने कभी उसे दोबारा मौका नहीं दिया। वो सालों से मृत्यु को चकमा देती आ रही थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। इस बार मृत्यु जीतने वाली है, क्योंकि 2 महीने पहले आयरिस को कैंसर पता चला था और तभी से स्टेफनी को वो डरावनी झलकियां दिखनी शुरू हो गईं। ये केवल संयोग नहीं था। अगर कायदे से देखा जाए तो आयरिस का वंश उसी हादसे में खत्म हो जाना चाहिए था। मतलब साफ है, आयरिस के रक्त संबंध से जुड़े जितने भी लोग हैं मृत्यु अब उन्हें भी नहीं छोड़ेगी। सालों से आयरिस यही बात अपने पुत्र पुत्रियों को समझाना चाहती थी, पर उन्होंने उसे गलत समझा, उसके डर को पागलपन कहा और उससे दूरी बना ली। आगे उसकी नानी कहती हैं, मुझे तुम्हें इस पुस्तक से सब कुछ समझाना होगा ताकि मेरे बाद तुम हमारे परिवार की रक्षा की जिम्मेदारी उठा सको। लेकिन इस पुस्तक को समझने में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए तुम्हें यहीं रहना होगा। बाहर की दुनिया खतरों से भरी है। मैं 20 वर्षों से बाहर नहीं गई। यहाँ हम दोनों सुरक्षित हैं। ये मेरी जीवन भर की मेहनत है। इस पुस्तक में सब कुछ है, हर एक चेतावनी, हर एक संकेत। स्टेफनी को यह सब पागलपन लगता है। वो चिढ़ जाती है, कहती है कि मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे विद्यालय जाना है। वो यहाँ तक कह देती है, मैंने यहाँ आकर गलती कर दी, ये सब बस एक सपना ही तो है। वो पुस्तक भी छोड़ जाती है। तब आयरिस धीरे से कहती है, तो तुम्हें यकीन नहीं है अपने वंश को बचाने के लिए?
आखिरकार आयरिस ने उसे सच्चाई दिखाने का फैसला किया। वो ठीक उसी जगह खड़ी हो गई जहां पर उसने पुस्तक में मृत्यु का अगला वार लिखा था। आयरिस जानती थी मृत्यु आने वाली है, और अगले ही पल मृत्यु ने उसे खत्म कर दिया। स्टेफानी की आंखों के सामने सब कुछ हुआ। उसकी हालत खराब हो गई। वो जोर से चिल्लाई। अंततः स्टेफानी को समझ आ गया कि उसे मामा हावर्ड की बात मानकर आयरिस के पास नहीं जाना चाहिए था। आज हावर्ड की मां आयरिस का अंतिम संस्कार था। हावर्ड ने अपनी बहन डार्ली को भी बुलावा भेजा था। किसी को उनके आने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो आ गई। उन्हें यहां देखकर स्टेफानी का खून खौल उठा, क्योंकि जब वो सिर्फ 10 साल की थी तब उसकी मां उसे छोड़कर किसी और के साथ चली गई थी। इसलिए वो उनकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी और इसी वजह से अपने घर लौट गई। आयरिस के अंतिम संस्कार के बाद हावर्ड ने घर पर ही छोटी सी पार्टी रखी। वे इसकी तैयारी कर रहे थे, तभी बॉबी से गिलास गिरकर टूट गया। उसका एक नुकीला टुकड़ा बर्मा में जा मिला और पेय बनाते वक्त वो कांच का टुकड़ा एक के गिलास में चला गया। इधर स्टेफानी ने आयरिस की डायरी पढ़ना शुरू किया तो उसे सारी बातें समझ आने लगी। तभी अचानक एक तस्वीर नीचे गिर गई और उसका शीशा चकनाचूर हो गया। उसी टूटे हुए शीशे का एक टुकड़ा सरकता हुआ स्टेफानी के पास आ पहुंचा। आयरिस ने कहा था, मृत्यु अगर कोई संकेत दे तो उसे नजरअंदाज मत करना। स्टेफानी समझ गई और अगले ही पल कार लेकर मामा के घर के लिए निकल पड़ी। इधर बॉबी और चार्ली बच्चे की तरह ट्रेम्पोलिन पर बेखबर कूद रहे थे। तभी ट्रेम्पोलिन का मैट धीरे धीरे फटने लगा और तो और उनके ठीक नीचे एक नुकीला रेक पड़ा था। उधर से वो हावर्ड को भी अपने साथ कूदने के लिए बुला लेते हैं। हावर्ड जूलिया के साथ जगह टेबल टॉप खेल रहे थे, लेकिन बुलावे पर उन्होंने ग्लास टेबल पर रखा और उधर चल पड़े। ट्रेम्पोलिन पर चढ़े ही थे कि तभी डार्ली की नजर नीचे पड़े उस नुकीले रेक पर पड़ गई। सबको लगा कि उसने एक अनहोनी को टाल दिया, पर यह भी मौत की एक चाल थी। इसी बीच स्टेफानी भी वहां पहुंच चुकी थी। अगले ही पल ट्रेम्पोलिन का मैट फटा और जूलिया का ध्यान भटक गया। उसके हाथों से लगकर जेंगा का टावर सीधे उस ग्लास पर जा गिरा, जिससे वह नुकीला कांच का टुकड़ा जमीन पर आ गिरा। हावर्ड ने उस ओर ध्यान नहीं दिया और उनका पैर उसी कांच के टुकड़े पर पड़ गया। दर्द के मारे वह बुरी तरह बिलबिला उठे। तभी वह नुकीला रेक लुढ़कते हुए पास में पड़ी घास काटने वाली मशीन के स्विच पर जा गिरा और मशीन चालू हो गई। हावर्ड लड़खड़ाते हुए उसी मशीन के नीचे आ गए। अगले ही पल उनकी दर्दनाक मौत हो गई। मतलब आरिस का कहा हुआ हर एक शब्द बिल्कुल सच था। अब स्टेफनी मौत को चकमा देने का रास्ता जानने के लिए आयरिस की डायरी पढ़ने लगती है। उसी डायरी में उसे जेबी नाम के एक शख्स का जिक्र मिलता है, जो किसी तरह मौत को मात देकर अभी भी जिंदा है और छुपा हुआ है। इसके बाद स्टेफनी आयरिस और जेम्स का परिवार का वृक्ष बनाती है। उन्हें 2 जुड़वा बच्चे हुए थे, हावर्ड और डार्ली। फिर हावर्ड के 3 बच्चे हुए, एरिक, बॉबी और जूलिया। वहीं डार्ली के 2 बच्चे थे, चार्ली और स्टेफनी खुद। और अब स्टेफनी को समझ आ चुका था कि इस पूरे रक्त संबंध पर मौत की साया मंडरा रही। ये सारी बातें स्टेफनी ने पूरे परिवार को एक जगह इकट्ठा करके सबूतों के साथ बताईं। आरिस की डायरी में उन सभी लोगों की मृत्यु का उल्लेख था जो उस दिन स्काई व्यू में मौजूद थे। वे लोग जो मरने वाले थे, लेकिन आरिस के पूर्वाभास ने उन्हें समय रहते बचा लिया था। मगर किस्मत को बदलना आसान नहीं होता। आखिरकार मौत ने किसी को नहीं बख्शा, सिवाय 2 लोगों के, एक छोटा बच्चा और आरिस, जो वर्षों से मौत को चकमा दे रहे थे। बाकी सभी एक एक करके अलग अलग हादसों का शिकार हो गए और ठीक उसी क्रम में मरे जैसे आयरिस ने अपने पूर्वाभास में देखा था। यह सब उसने यकीन दिलाने के लिए आयरिस उसकी आंखों के सामने मरी। स्टेफनी ने सब समझाया, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आया। जूलिया बोली, हम तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे, स्काई व्यू में थे ही नहीं, तो मौत हमारे पीछे क्यों आएगी? इसका जवाब सीधा था। मौत को सब तक पहुंचने में वर्षों लग गए और इस दौरान उन लोगों के बच्चे हो गए। वे बच्चे जिन्हें कभी पैदा ही नहीं होना था, अब मौत उन्हें भी उसी क्रम में ढूंढ रही है। इसलिए उन्हें सतर्क रहना होगा। मौत के मारने का एक क्रम था। वह उम्र के हिसाब से हर फैमिली को निशाना बना रही थी। मतलब जिस फैमिली में जो सबसे बड़ा था, मौत वहीं से शुरुआत करती थी। हावर्ड की फैमिली में सबसे बड़े थे मामा खुद, इसलिए मौत ने सबसे पहले उनकी फैमिली को चुना। अब अगला नंबर था उनके बेटे एरिक का, फिर जूलिया और सबसे आखिर में बॉबी की बारी आएगी। दूसरी तरफ स्टेफानी की फैमिली थी। सबसे पहले उसकी मां डार्ली मरेगी, फिर स्टेफानी और फिर सबसे छोटा चार्ली। मौत के मारने का पैटर्न बिल्कुल साफ था, बड़े से शुरू होकर छोटे तक एक एक करके सबको खत्म करना। तभी स्टेफानी की मामी उस पर बुरी तरह बोल पड़ी, बस करो ये सब,
आयरिस वाली पागलपन ने हमें ना जाने कितने शहर बदलवा दिए, अब और नहीं सहा जाता। स्टेफनी समझाती रही लेकिन उन पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। उनका बड़ा बेटा एरिक, जो मौत का अगला शिकार था, एक बॉडी पियर्सर और टैटू आर्टिस्ट था। रात को उसका बॉस कुछ घंटों के लिए स्टूडियो की जिम्मेदारी उसे सौंप कर कहीं चला गया। एरिक ने अपने सारे अपॉइंटमेंट पूरे किए और फिर अकेले में अपने डैड की याद में अपने ही हाथ पर टैटू बनाने बैठ गया। तभी अचानक कुछ सामान शेल्फ से अपने आप गिरा। एक शीशे का जार जोर से जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया। एरिक चौंक कर खड़ा हुआ। उसी झटके में क्लीनिंग लिक्विड का बड़ा डब्बा कुर्सी से टकराया और जमीन पर फैल गया। वो जार को देख ही रहा था कि छत पर टंगी एक चैन टूटकर झूलती हुई उसके नाक में लगे रिंग में फंस गई। एरिक ने तुरंत चैन को निकालने की कोशिश की, लेकिन वो चैन ऊपर लगे फैन में उलझ गई। चैन ने एरिक की नाक को खींचना शुरू कर दिया। वो बुरी तरह छटपटाने लगा। इसी बीच पास रखा लैंप उससे टकराकर क्लीनिंग लिक्विड पर जा गिरा, जिससे आग लग गई। तभी एरिक ने किसी तरह चैन से अपनी नाक छुड़ाई और सीधे आग पर गिर पड़ा। अगली सुबह यह खबर सबको पता चली। सौभाग्य से एरिक ने उस वक्त लेदर जैकेट पहन रखी थी, इसलिए वो आग में झुलसने से बाल बाल बच गया था। स्टेफनी हैरानी से पूछती है, यह कैसे हो सकता है? तुम जिंदा कैसे बच गए? एरिक मुस्कुराकर कहता है, तुम्हारी थ्योरी बकवास है। मौत मुझे छू भी नहीं सकती। मैं अपूर्ण अमर हूं। तभी एक ट्रक उसके इतने करीब से गुजरा कि सबका कलेजा हलक में आ गया, लेकिन एरिक फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। स्टेफनी के मना करने के बावजूद वो कचरा उठाने वाले ट्रक से चिपक कर डांस करने लगा, उसे पप्पी लेने लगा। तब स्टेफनी उसे समझाने के लिए उसकी छोटी बहन जूलिया से कहती है, लेकिन जूलिया भी स्टेफनी की बातों से तंग आ चुकी है। वो उसकी एक नहीं सुनती और तुरंत दौड़ने के लिए निकल जाती है। कुछ दूरी पर एक आदमी ब्लोअर से सूखी पत्तियां समेट रहा होता है और वहीं दो बच्चे फुटबॉल खेल रहे होते हैं। तभी उस ब्लोअर चलाने वाले आदमी के सिर पर पीछे से कुछ आकर गिरा, जिससे वो लड़खड़ाकर नीचे गिर पड़ा। उसका ब्लोअर फिसलकर दूर जा गिरा और उड़ती धूल सीधी फुटबॉल खेल रहे बच्चों की आंखों में जा लगी। आंखों में धूल पड़ने से बच्चों का ध्यान भटक गया और फुटबॉल सीधा जूलिया के सिर पर जा लगी। टक्कर से जूलिया लड़खड़ाकर पास ही रखे कचरे के डब्बे में जा गिरी और ड्राइवर ने जूलिया को कचरे समेत ट्रक में उठा लिया। जूलिया चिल्लाती रही, लेकिन ड्राइवर म्यूजिक सुनने में इतना मग्न था कि उसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। स्टेफनी ट्रक के ऊपर चढ़ गई और अंदर झांककर जूलिया को देखा। जूलिया हाथ बढ़ाकर बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और जूलिया अंदर ही दब गई। यह हादसा दिल दहला देने वाला था। स्टेफनी अंदर से टूट चुकी थी। उसे लगा कि शायद भाई बहनों के क्रम में उससे कोई गलती हो गई, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। एरिक की मां ब्रेंडा सबके सामने एक निजी सच्चाई साझा करती है। वो कहती है कि दरअसल एरिक हावर्ड का बेटा नहीं है। एरिक के जन्म से पहले ही ब्रेंडा और हावर्ड के बीच रिश्ते बिगड़ने लगे थे। उसी दौरान ब्रेंडा कुछ समय के लिए डगलस के करीब आ गई थी और उसी रिश्ते से एरिक का जन्म हुआ। अब उसे समझ आया कि डगलस उसके लिए हमेशा इतना मेहरबान क्यों रहा, हर बार उसकी मदद क्यों करता था। इसका मतलब ऑर्डर में कोई गलती नहीं। अगला नंबर बॉबी का है। इससे पहले कि उसे कुछ हो, पूरा परिवार सलाह मशवरा करके जेबी को ढूंढने निकल पड़ता है। डायरी के मुताबिक जेबी होप रेवर नाम के एक अस्पताल में काम करता था, जो यहां से महज 1 घंटे की दूरी पर था। वे तुरंत उससे मिलने पहुंचते हैं। असल में जेबी उन्हीं लोगों में से एक था जिन्हें आरिस ने कभी बचाया था। कई सालों बाद आयरिस ने उसे फिर से ढूंढ निकाला और उसे मौत को मात देने का तरीका सिखाया। फिर वे मिलकर एक ऐसा कैबिन तैयार किए जिसमें घटना घटने लायक कुछ भी सामान यूज नहीं किया गया। बरसों तक वे आरिस को उस कैबिन के अंदर राशन, पानी, दवा, दारू का सप्लाई करते रहे। इसीलिए आरिस सालों तक उस कैबिन में सुरक्षित रही। बॉबी उससे कहता है, मैं किसी कैबिन के अंदर अपनी पूरी जिंदगी नहीं गुजार सकता, इसके अलावा कोई तो और तरीका होगा। जेबी कहता है कि इसके अलावा और 2 रास्ते हैं। या तो बॉबी को किसी की जान लेनी होगी ताकि उस मरने वाले इंसान की बची हुई जिंदगी उसे मिल जाए, या फिर उसे अपनी मौत का नाक करना होगा। दरअसल कई साल पहले एक औरत ने यह तरकीब अपनाई थी। उसके डॉक्टर ने उसे कुछ सेकंड के लिए मरा हुआ घोषित कर दिया और फिर वापस जिंदा कर दिया था। इस तरह मौत का चक्र टूट गया, लेकिन यह तरीका बहुत रिस्की था। इसी वजह से आरिस ने इसे कभी नहीं अपनाया। हर कोई इतना खुशनसीब नहीं होता कि मरने के बाद फिर से जिंदा हो जाए। फिर जेबी कहता है, मैं भी आरिस की तरह बीमार हूं। मौत से कोई नहीं बच सकता। तुम सब मरने वाले हो और तुम्हारे बाद मेरी बारी भी आएगी, क्योंकि आरिस के पूर्वाभास में जेबी सबसे आखिर में मरा था, इसलिए असल जिंदगी में भी उसकी बारी सबसे अंत में ही आएगी।
सब कुछ समझने के बाद एरिक किसी तरह बॉबी को मरकर वापस जिंदा होने के लिए मना लेता है। वे परिवार वालों की आंखों में धूल झोंकते हैं और तुरंत एक पीनट बटर वाला बिस्किट मशीन से तोड़कर निकाल लेते हैं। दरअसल बॉबी को पीनट से एलर्जी थी। ऐसा कुछ भी खाते ही उसका गला सिकुड़ने लगता था और सांस रुकने लगती थी। एरिक की प्लानिंग थी कि वो बॉबी को ये बिस्किट खिलाकर कुछ देर के लिए मारेगा और फिर सही समय पर दवा देकर उसे वापस जिंदा कर देगा। लेकिन तभी एक बड़ी गलती हो जाती है। किसी चीज से टकराकर पास में रखी एमआरआई मशीन अचानक चालू हो जाती है। बिस्किट खाते ही बॉबी का दम घुटने लगता है। उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। एमआरआई का मैग्नेट बेहद ताकतवर होता है और उसके चलते हालात पूरी तरह बेकाबू हो जाते हैं। एरिक के शरीर पर मौजूद सभी मेटल की चीजें उसकी नाक, कान वगैरह में पहनी रिंग्स जोर से खींचती हैं और खून के छींटों के साथ बाहर निकल जाती हैं। अगले ही पल एमआरआई का मैग्नेट व्हीलचेयर समेत एरिक को खींचकर मशीन के अंदर ले जाता है। उसके हाथ में बॉबी की एलर्जी की दवा थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। चीन में फंसकर एरिक की दर्दनाक मौत हो जाती है और अगले ही पल बॉबी भी मारा जाता है। एरिक आरिस की ब्लड लाइन का हिस्सा नहीं था। शायद उसे मौत के रास्ते में टांग अड़ाने की सजा मिली थी। अब बारी स्टेफानी के परिवार की थी। स्टेफानी की मां अपने बच्चों की सलामती के लिए केबिन में ही रहने का फैसला करती है। फिर वे सब बस में सवार होकर निकल पड़ते हैं। रास्ते में मौत कई बार उन्हें मारने की कोशिश करती है, लेकिन वे किसी तरह बचते बचाते आखिरकार आरिस के ठिकाने तक पहुंच ही जाते हैं। तभी मौत एक बार फिर अपनी चाल चलने लगती है। बिजली के तार आपस में टकराकर स्पार्क करने लगते हैं और चिंगारियां निकलकर उस केबिन की तरफ बढ़ने लगती हैं जहां गैस लीक हो रही होती है। टिली उधर स्टेफानी बस से बाहर नहीं निकल पा रही होती क्योंकि उसका सेफ्टी बेल्ट फंसा होता है। वो अपनी मां से कहती है, मेरी फिक्र मत करो, आप केबिन में जाओ। बच गई तो मुझे कुछ नहीं होगा डॉली। उसकी बात मानती है। वह दौड़कर कैबिन तक पहुंचती है, लेकिन तभी गैस सिलेंडर में जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। धमाका इतना भयानक होता है कि डॉली की मौके पर ही मौत हो जाती है और बस पानी में पलट जाती है। चार्ली किसी तरह स्टेफनी को उसकी सीट से छुड़ाने की कोशिश करता है और आखिरकार उसे निकाल लेता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। स्टेफनी की सांसें थम चुकी थीं। चार्ली फिर भी हार नहीं मानता और आखिरकार उसकी बहन मौत को छूकर एक झटके में वापस लौट आती है। मतलब उन्होंने मौत को चकमा दे दिया और अब वह सुरक्षित है। कुछ दिन बाद दोनों भाई बहन एक पार्टी में जाते हैं जहां स्टेफनी को एक अनहोनी का संकेत मिलता है। वहीं दूसरी ओर कुछ दूरी पर एक औरत कुकीज खरीदने जाती है। उसके पर्स से एक सिक्का गिरता है जो जाकर ट्रेन ट्रैक बदलने वाले हिस्से में फंस जाता है। उधर पार्टी में स्टेफनी के डैड उनकी मुलाकात अपने दोस्त से करवाते हैं जो कि एक डॉक्टर हैं। वह स्टेफनी के एक्सीडेंट के बारे में सुनते ही कहते हैं, तुम मरी नहीं होगी, टेक्निकली तुम्हारी जान नहीं गई थी, इसने तुम्हारी रुकी हुई सांसें शुरू कर दी होंगी, लेकिन इस दौरान तुम्हारा दिल नहीं रुका होगा, तभी तुम बच पाई। इसी दौरान एक भयानक ट्रेन हादसा हो जाता है। अब मौत फिर से उनके पीछे है। वो पूरी ताकत से भागते हैं, लेकिन मौत से कोई नहीं बच सकता। आखिरकार स्टेफनी और चार्ली का भी खेल खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी फाइनल डेस्टिनेशन 6 की कहानी। उम्मीद है कि आपको यह फिल्म पसंद आई होगी। तब तक के लिए अलविदा और दिल से धन्यवाद।